नेबुला मैथ्स के इस वीडियो सीरीज को शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो गणित को एकदम शुरू से सीखना चाहते हैं। इस वीडियो सीरीज को टेट और सुपर टेट के सिलेबस और परीक्षा में आने वाले सवालों के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसलिए इस वीडियो सीरीज को आप पूरा देखिएगा, प्रत्येक वीडियो को देखिएगा और साथ में नोट्स भी बनाते रहिएगा। आपके द्वारा बनाए गए नोट्स आपको परीक्षा के 1-2 दिन पहले रिवीजन करने में मददगार साबित होंगे। आइए हम लोग गणित को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि अंक किसे कहते हैं। गणित में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन 10 को अंक कहा जाता है। अर्थात अंकों की संख्या कुल 10 है। इन 10 अंकों को हम गणित का अल्फ़ाबेट कह सकते हैं। इनकी भूमिका गणित में ठीक वैसे ही है जैसे अंग्रेजी भाषा के 26 अल्फ़ाबेट्स अर्थात A, B, C, D ऐसे करते करते Z तक की है। हम जानते हैं कि अंग्रेजी के इन अक्षरों को या अल्फ़ाबेट्स को दाएं बाएं करके लिखने पे हम वर्ड्स अर्थात शब्द प्राप्त करते हैं। जैसे N ले लें और O ले लें, इन्हें दाएं बाएं करके NO अर्थात नो बन सकता है या क्रम बदल दें तो ON अर्थात ऑन बनता है। ठीक इसी तरह हिंदी भाषा के जो अक्षर हैं हम जानते हैं क, ख, ग ऐसे तमाम अक्षर हैं या वर्ण हैं। इन्हें दाएं बाएं करके लिख के हम शब्द बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक अक्षर हम क लिए, एक अक्षर म लिए, दोनों को दाएं बाएं करके हम कम बना सकते हैं। एक अक्षर और जोड़ लें ल, क म ल। ठीक उसी तरह गणित के इन अंकों को आपस में दाएं बाएं करके हम लिखते हैं तो संख्याएं बनती हैं। वास्तव में उन्हें संख्यांक कहते हैं, लेकिन आम बोलचाल में संख्या ही कहा जाता है। जैसे 1 और 2 को ले लें और दाएं बाएं करके लिखें तो हम जानते हैं एक संख्या 12 बन गई। इन्हीं का क्रम अगर बदल दें, 2 को इधर कर दें, 1 को इधर कर दें तो 21 बन गया। 1 और 1 लगा दें तो 211 बन गया। यहाँ से और यहाँ से तुलना करिए। ये जो 10 अंक हैं ये संख्याएं भी हैं और अंक भी हैं और इन्हें दाएं बाएं करके हम लिखेंगे तो नई नई संख्याएं बनती जाती हैं। थोड़ा सा डिटेल में देखें, अगर केवल 1 को ही ले लें तो एक अंक भी है, संख्या भी है। 1 के बगल में एक और 1 लिख दें तो 11 बन गया। 1 और 1 लिख दें तो 111 बन गया। और ऐसे केवल 1 को ही लें तो बहुत सारे नंबर हम बना सकते हैं। आइए अब हम समझें कि आखिर संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। में सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अर्थात जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं को गिनते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। हम जानते हैं कि गिनती के लिए हम 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गिनती कहाँ तक जाती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। इस बारे में बहुत सारे लोगों को भ्रम ये रहता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 है या 10 है। ऐसा नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि गिनती 10 पे ही ख़त्म हो जाती है। 10 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 12 आएगा। हम देख रहे हैं कि गिनती जो है समाप्त नहीं होती है,
कोई भी एक नंबर आप बोलेंगे तो उससे बड़ा एक नंबर मौजूद है। प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में भी परीक्षाओं में बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। कुछ पे हम लोग गौर करते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों? जैसा कि अभी हमने बताया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी एक प्राकृतिक संख्या मौजूद है। एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 है। देखिए 1 से लेके 9 तक जो नंबर हैं इनमें एक एक अंक का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही 10 आता है इनमें 2 नंबर 1 और 0 का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10 है। ये गिनती ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब 99 आ जाएगा। 99 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 99 के बाद 100 आएगा जो 3 अंकों का हो जाएगा। 100 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। गिनती 100 पे ही खत्म नहीं हो जाती है। 100 के बाद क्या आएगा? 100 के बाद 101, 102 और ये क्रम आगे चलता जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये लास्ट में हम 3 डाट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10, 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100। इसी तरह आप बता सकते हैं कि 4 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। 1 लिखना है और उसके आगे 3 0 लगा देने हैं। इसी तरह 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 99, तो 3 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 999, क्योंकि 999 के बाद अगला जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 1000, और 1000 में हम देख रहे हैं कि 4 अंकों का इस्तेमाल किया गया है, 3 0 और 1 1 का। तो हम लोग ये समझ गए कि कितने भी अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या कितने भी अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछी जाए तो उसे आसानी से निकाल सकते हैं। प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याओं का अंतर बताइए। तो अब हम जान गए हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9999 और 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1000। घटाने को कहा जाए तो घटा देंगे और जोड़ने को पूछा जाए तो जोड़ देंगे। प्राकृतिक संख्याओं के बाद जो अगले नंबर आते हैं उन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। हम जानते हैं कि गिनती के नंबर अर्थात 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, इन्हें प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में यदि हम 0 को भी शामिल कर लें तो इस परिवार को बोलते हैं पूर्ण संख्या। फिर से गौर फरमाइएगा, प्राकृतिक संख्याओं के ही परिवार में यदि 0 को शामिल कर लिया जाता है तो इस परिवार को बोलते हैं पूर्ण संख्याओं का परिवार। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। प्राकृतिक संख्याओं की तरह ही हम पता नहीं कर सकते हैं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो संख्या है 0। अब जो तीसरे तरह की संख्याएं हैं उन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक या इंटीजर्स। अभी हमने पढ़ा कि 0 1 2 3 4 इस तरह के नंबर को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हीं में जब निगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लिया जाता है, जैसे -1
-2 -3 -4 इस तरह से इधर। तो ऐसे समूह को, ऐसे परिवार को बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांकों को अगर गौर से देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है, यहाँ से अगर देखें 1 से यहाँ आगे जितना भी आगे बढ़ जाएगा, ये नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये धनात्मक हैं, अर्थात ये धनात्मक पूर्णांक हैं। इन्हें धनात्मक पूर्णांक कहिए या प्राकृतिक संख्याएं कहिए। 0 के इस साइड में जो नंबर हैं वो ऋणात्मक हैं, निगेटिव नंबर्स हैं, इन्हें हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और बीच में 0 बैठा है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुविकल्पी परीक्षा में आता है कि 0 का चिन्ह है, तो 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक। अर्थात पूर्णांक 3 तरह के हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। पूर्णांकों में जो भी दाहिने तरफ है जो नंबर, वो अपने बाएं वाले से बड़ा होता है। अर्थात देखिए 6 4 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, लेकिन -3 -4 से बड़ा है। खूब अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर बोल देते हैं, 4 और 3 को ध्यान में रखिए। 4 और 3, 4 दाहिनी तरफ है, आपके दाहिने हाथ की तरफ है, और 3 उसके पहले आया है। जो नंबर बाद में है वो अपने पहले वाले से बड़ा होता है। यहाँ देखिए -3 -4 से बाद में आया है, इसलिए -3 -4 से ये बड़ा है। यहाँ धनात्मक वाले में 4 बड़ा है, ऋणात्मक वाले में -3 -4 से बड़ा है। पूर्णांकों के क्रम को ध्यान में रखिएगा। 0 से जितना दूरी पर 1 है इस साइड में, उतनी ही दूरी पे -1 दूसरे साइड में है। 2 यहाँ पे है तो उतनी ही दूरी पे -2 इस साइड में बैठा हुआ है, और ये क्रम चलता जाता है। सबसे छोटा पूर्णांक या सबसे बड़ा पूर्णांक हम पता नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों को समझने के लिए इसी चैनल पर बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिनमें कहानी के माध्यम से इन तीनों नंबर को बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप उसे देख सकते हैं, ज़रूरत होगा तो लिंक मांग लीजिएगा। पूर्णांकों के बाद परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं का क्रम आता है, जिन्हें हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल अब हम लोग सम संख्या और विषम संख्याओं को समझेंगे कि ये क्या होती हैं। देखिए अच्छे से हम लोग जानते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर्स और विषम संख्या। एक बार थोड़ा रिवीजन भी कर लिया जाए, जिनको नहीं आता है वो यहाँ पे समझ लेंगे। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 10 में 2 का पूरा भाग चला जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, शेष 0 आ जाएगा। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाने का मतलब कि पूरा नहीं जाएगा। 2 सत्ते 14, यहाँ शेष 1 बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सम और विषम संख्याओं को पहचानने का एक ही तरीका है कि 2 से भाग जाएगा कि नहीं, किसी और नंबर से भाग जा रहा है कि नहीं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब बड़े बड़े नंबर अगर दिए हों और मालूम करना हो कि ये सम है या विषम, तो कैसे पता करेंगे। उदाहरण के तौर पे यदि हम एक बड़ा सा नंबर ले रहे हैं, मैं अंदाज से कुछ भी लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए इतना बड़ा नंबर है और पता करना है कि ये सम है या विषम है, तो यदि हम 2 से भाग देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मैं समझ गया हूँ कि ये सम संख्या है। कैसे? सम संख्या और विषम संख्या पहचानने का एक बहुत ही आसान
ट्रिक है, कितना भी बड़ा नंबर दिया रहे हम देख के पता कर लेंगे। ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले हम 2 के पहाड़े को समझते हैं। हम लिखते हैं 2 का पहाड़ा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 8 10 12 14 16 18 20, आगे अगर चलेंगे तो 22 24 ऐसे आता जाएगा। इस पहाड़े में अगर इकाई के स्थान को देखें तो आ रहा है 2 4 6 8 0। फिर देखिए पुनः 2 4 6 8 0, 2 4, अगला 26 आएगा। अर्थात इकाई के स्थान पे 2 4 6 8 और 0 आते हैं 2 के पहाड़े में। कहने का मतलब ये है कि जिस नंबर के इकाई के स्थान पे 2 4 6 8 या 0 हो वो 2 के पहाड़े में आते हैं, यानी उन नंबर्स में 2 का भाग चला जाता है। इस तरह कोई भी नंबर दिया हो और चेक करना हो कि वो सम है या विषम, तो पूरे नंबर में 2 का भाग देने की बजाय केवल इकाई के अंक को हम ध्यान से देखेंगे कि कहीं 2 4 6 8 0 में से तो कोई नहीं है। यदि है तो वो संख्या में 2 से भाग चला जाएगा, अर्थात वो संख्या सम संख्या है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 8 है, सम संख्या है। इन 5 के अलावा यदि कोई नंबर इकाई के स्थान पर आता है तो वो संख्या विषम संख्या होगी। ये नियम कुछ वैसा ही है जैसा कि भगोने में अगर चावल बनाना है और ये चेक करना है कि पूरा चावल पक गए हैं कि नहीं, तो हम पूरे चावल को नहीं चेक करते हैं, एक दाना निकालते हैं, हाथ से मसल के चेक कर लेते हैं और उस दाने की सहायता से हम समझ जाते हैं कि पूरा चावल पका है कि कच्चा है। आइए अब चर्चा छिड़ ही गई है तो हम संख्याओं की विभाज्यता के नियम समझ लेते हैं। अर्थात कोई दी गई संख्या 2 से कटेगी या नहीं, 3 से कटेगी कि नहीं, 4 से, 5 से, 6 से, 7 8 9 10 11, किस संख्या में किस संख्या से भाग जाता है, किससे भाग नहीं जाता है, कैसे आसानी से समझेंगे। तो उसमें सबसे पहला है 2 से विभाजित होने का नियम। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर दिया हो, मान लीजिए एक छोटा सा नंबर है 273 और पता करना है कि 2 से भाग जाएगा कि नहीं, तो हम क्या देखते हैं कि इकाई के स्थान पे इन 5 में से कोई नंबर है कि नहीं। यदि इन 5 में से कोई भी एक नंबर है 0 2 4 6 8, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। 273 में इकाई के स्थान पर 3 है, इसलिए 273 में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा। आप कोई भी नंबर लेके आसानी से चेक कर सकते हैं। इसमें चेक करना हो, देख रहे हैं कि 4 यहाँ इकाई के स्थान पे बैठा हुआ है, तो 5004 में 2 का पूरा भाग चला जाएगा। आइए अब समझते हैं कि 3 से विभाजित होने का क्या नियम है। यहाँ हम लिखते हैं 3। किसी संख्या में 3 का भाग जाएगा कि नहीं, इसे समझने के लिए पहले हम 3 के पहाड़े को ध्यान से देखेंगे, शायद कुछ क्लू मिल जाए। 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 12 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 24 27 30, आगे बढ़ाएंगे 33 36, ये ऐसे चलता जाएगा। इस पहाड़े को अगर ध्यान से देखें तो थोड़ा यहाँ देखिए 3 6 9, अब ये जो 12 आया है 2 अंक वाला, इनके अंकों को अगर जोड़ें 1 और 2 तो ये फिर 3 आ रहा है। 15 को जोड़िए, 1 धन 5 बराबर 6, ये देखिए 6 आ गया। 18 को जोड़ेंगे, 1 धन 8 बराबर 9। 21 को जोड़िए, अब आप कुछ समझ में आपके कुछ आने लगा होगा। इसको जोड़ेंगे 6 होगा, 2 और 7 को जोड़ेंगे 7 2 9 होगा। एक ट्रिक ये मिला कि कोई भी नंबर दिया हो, जैसे कि अभी हमने लिखा था 273,
समझना है कि 3 से भाग जाएगा कि नहीं, तो इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। 2 धन 7 धन 3, 7 2 9 3 12। यदि 12 जो कुछ भी आ रहा है इसमें यदि 3 का भाग चला जाए तो पूरी जो संख्या दी गई है उसमें 3 का भाग चला जाएगा। दी हुई संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाता है तो दी गई संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। जैसे एक बड़ा सा नंबर लिखें 2 5 8 3 0। चेक करना है कि 3 का भाग जाएगा कि नहीं, तो अंकों को जोड़ेंगे। 2 धन 5 धन 8 धन 3 धन 0। 5 2 7 8 7 15 15 3 18। 18 में 3 का भाग चला जाता है, जानते हैं 3 छक 18। तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। आप चाहे तो भाग देकर देख लीजिएगा। ये जो नंबर लिखा गया है इसमें 2 का भाग भी जाएगा क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पर 0 है। ध्यान दीजिएगा, 2 से भाग जाएगा कि नहीं ये चेक करने का अलग नियम है, 3 से भाग जाएगा कि नहीं ये चेक करने का अलग नियम है। 4 से विभाजित होने का नियम समझने के लिए हमने एक उदाहरण ले लिया है। 4 से विभाजित होने का नियम 2 से विभाजित होने के नियम से मिलता जुलता है। कोई दी गई संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं ये चेक करने के लिए केवल इकाई का अंक देखते हैं, लेकिन दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं ये चेक करने के लिए इकाई और दहाई को ध्यान से देखते हैं। यहाँ 28 है, 28 में 4 का भाग चला जाता है, 4 सत्ते 28, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। यानी 4 से विभाजित होने का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या में यदि 4 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। यकीन न हो तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग देकर देख लीजिएगा, चला जाएगा। अब समझते हैं 5 से विभाजित होने का क्या नियम है। कोई संख्या दी गई हो उसमें 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसे हमें समझना है। नियम को समझने के लिए हमें 5 का पहाड़ा ध्यान से देखना होगा। 5 10 15 20 25 30 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। यदि इकाई के अंकों को ध्यान से देखें तो बार बार या तो 5 आ रहा है या 0, 5 0 5 0। यानी कोई नंबर दिया हुआ हो, यदि उसके इकाई के स्थान पे 5 हो या 0 हो तो दी गई संख्या में 5 का भाग चला जाता है। 5 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पे यदि 0 या 5 हो तो पूरी संख्या में 5 का भाग चला जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि 6 से विभाजित होने का क्या नियम है। जैसे एक उदाहरण लिख रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं 35 256। पता करना है कि 6 से भाग जाएगा कि नहीं। 6 से विभाज्यता का नियम ये है कि दी गई संख्या में यदि 2 से और 3 से अलग अलग, यानी 2 से भी भाग चला जाए 3 से भी भाग चला जाए तो उस संख्या में 6 से भाग चला जाता है। कहने का आशय ये है कि 2 से विभाजित होने वाला नियम भी लगाएंगे और 3 से विभाजित होने वाला नियम भी लगाएंगे। इस उदाहरण में इकाई के स्थान पे 6 है, इसलिए इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 3 से भाग जाएगा कि नहीं ये चेक करने के लिए इसके अंकों को जोड़ेंगे। 3 धन 5 धन 2 धन 5 धन 6, 5 3 8 2 10 5 15, 15 और 6 21, और 21 में 3 का भाग चला जाता है।
इस तरह हम देख रहे हैं कि इतने बड़े नंबर में 2 और 3 दोनों का भाग चला जाएगा, तो इसमें 6 का भाग भी आसानी से पूरा चला जाएगा। आप भाग करके देख लीजिएगा। संख्याओं के 6 से विभाजित होने के नियम को समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि कोई संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं, ये कैसे समझ में आएगा। इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया है 4935। क्या करते हैं कि जो भी संख्या दी गई है उसके इकाई के अंक को हटा देते हैं। इकाई के अंक को हटाएंगे, यहाँ 5 है, 5 को हटा देंगे और इसका 2 गुना कर देंगे, 2 गुना 10 हो जाएगा। इस 10 को जो शेष संख्या बची हुई है 493, उसमें से घटा देंगे, आएगा 483। इस शेष में यदि 7 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। जैसे अब 483 में 7 का भाग देंगे तो 7 छक 42 और यहाँ आएगा 6 3 यानी 63, 7 9 63। हम देख रहे हैं कि 483 में 7 का भाग चला जा रहा है। जो मूल संख्या थी उसमें भी 7 का भाग चला जाएगा। आप भाग करके देख लीजिएगा। 7 से विभाजित होने के नियम का व्यवहार में बहुत कम इस्तेमाल होता है। हम देख रहे हैं कि ये नियम थोड़ा कठिन और लंबा भी है। नियम लगाने से बढ़िया है कि दी गई संख्या में सीधे 7 का भाग देकर हम चेक कर लें। आइए अब देखते हैं संख्याओं के 8 से विभाजित होने का क्या नियम है। तो यहाँ हम इसको लिखते हैं 8 और एक उदाहरण ले लेते हैं 5 3 2 1 2 8। हमें चेक करना है कि इतनी बड़ी संख्या में 8 का भाग जाएगा कि नहीं। 8 से विभाज्यता का नियम 2 और 4 से विभाज्यता के नियम से मिलता जुलता है। कोई संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं, इसे चेक करने के लिए हम केवल इकाई का अंक देखते हैं। कोई संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं, यह चेक करने के लिए हम इकाई और दहाई को देखते हैं। और कोई संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं, यह चेक करने के लिए इकाई, दहाई और सैकड़ा से बने हुए संख्या को देखते हैं। यहाँ पे इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी हुई संख्या 128 है। यदि इसमें 8 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। 8 छक 48। हम देख रहे हैं कि 128 में 8 का भाग चला गया तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। एक दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे 7 5 3 6। इतनी बड़ी संख्या को चेक करना है कि 8 से भाग जाएगा कि नहीं, तो केवल 536 में ही चेक करेंगे। 536 में 8 का भाग, 8 छक 48, 5 6 8 7 56 भाग चला गया। तो आप देखेंगे कि इस पूरी संख्या 7536 में भी 8 का पूरा भाग चला जाएगा। आइए अब 9 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। किसी दी गई संख्या में 9 का भाग जाएगा कि नहीं, ये समझने के लिए हम 9 के पहाड़े को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 27 36 45 54 9 सत्ते 63 72 81 90। अगर अगला देखेंगे तो 99 आएगा। ऐसे चलता जाएगा। अंकों को थोड़ा जोड़ कर देखा जाए, ये तो खैर 9 है। 8 1 9, 2 7 9, 6 3 9, 5 4 9। अब आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से कोई नंबर यदि दिया हो, एग्जाम्पल के तौर पे तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि कोई नंबर एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा दिया हो और अंकों का योग हम कर लेते हैं। अंकों के योग में यदि 9 का भाग चला जाए तो उस संख्या में भी
9 का भाग चला जाता है। जैसे 6 + 0 + 7 + 3 + 2, 7 6 13, 14 15 16 17 18। 18 में 9 का भाग चला जाता है, तो दी गई संख्या में भी 9 का भाग चला जाता है। 9 से विभाजित होने का नियम 3 से विभाजित होने के नियम से मिलता जुलता है। अंकों के योग में यदि 9 का भाग चला जाता है तो दी गई संख्या में भी 9 का भाग चला जाता है। आइए अब हम समझें कि किसी संख्या में 10 का भाग जाएगा कि नहीं, इसका क्या नियम है। मेरे ख्याल से ये नियम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी संख्या में यदि इकाई के स्थान पे 0 है तो उस संख्या में 10 का भाग चला जाता है। ये बड़ा ही आसान नियम है। एक महत्वपूर्ण नियम है, किसी संख्या में 11 का भाग जाएगा कि नहीं, इसे समझना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दी गई संख्या 11 से पूरी विभाजित होगी कि नहीं, इसे चेक करने का तरीका ये है कि इकाई के स्थान से शुरू करिए और एक एक अंक छोड़ के लिख लीजिए। ऐसे आप देख रहे हैं कि 8 है, उसके बाद 7 है, फिर 3 है और फिर 4 है। इनको क्या करेंगे कि आपस में जोड़ लिया जाता है। 8 7 15, 3 18, 18 4 22। उसके बाद जो सम स्थानों अर्थात दूसरे नंबर, चौथे नंबर और छठे नंबर, इन नंबर को आपस में जोड़ लेंगे। 8 2 10 1 11। हमने क्या किया है कि विषम स्थान यानी पहले, तीसरे, पांचवें और सातवें, इनको आपस में जोड़ लिया गया है और फिर सम स्थान पर आए अंकों यानी दूसरे, चौथे और छठवें स्थान पर आए अंकों को आपस में जोड़ लिए। जोड़ के इन्हें घटा लिया जाता है योगफल को। 22 में से 11 जाएगा तो 11। ये जो शेष आया, इसमें यदि 11 का भाग चला जाए तो दी गई संख्या में भी 11 का भाग चला जाता है। आप जानते हैं कि 11 में 11 का भाग तो जाएगा ही, तो इस संख्या में भी 11 का भाग चला जाता है। नियम यह कहता है कि किसी दी गई संख्या के सम स्थानों पर आए अंकों के योग और विषम स्थानों पर आए अंकों के योग का अंतर यदि 0 आ जाए या कोई ऐसा नंबर आए जिसमें 11 का भाग चला जाए, तो दी गई संख्या में भी 11 का भाग चला जाता है। तो इतने नियम पर्याप्त हैं। बाकी अगर आगे के नंबर आते हैं तो उनमें भाग देकर चेक कर लेना उचित होता है। अब हम लोग अपने मूल मुद्दे पर आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के 2 प्रकार और हैं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अंग्रेजी में इन्हें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। कोई भी संख्या दी गई हो, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमने लिखा 50 लिख लेते हैं, 50। किसी भी नंबर में 1 का भाग जरूर जाता है, आप जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी भी नंबर में खुद का भाग भी जरूर जाता है। खुद से भाग देंगे तो 1 उत्तर आएगा और 1 से भाग देंगे तो उतने नंबर के, अपने नंबर के बराबर ही उत्तर आएगा। अर्थात कोई भी नंबर 1 के अलावा यदि है तो उसमें 2 संख्याओं से भाग जरूर जाता है। एक तो 1 से और दूसरा खुद से। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी नंबर में 1 के अलावा और खुद के अलावा किसी तीसरे या चौथे या 5वें नंबर से भाग जाता है कि नहीं। 50 को ही देखते हैं। 50 में किससे किससे भाग जाएगा? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, 10 से जाएगा, 25 से जाएगा और
50 से भाग जाएगा। इसी तरह हम 13 को देखें तो 13 में सिर्फ 1 से भाग जाएगा और 13 से भाग जाएगा। किन्हीं दी गई संख्याओं में जिन नंबर से भाग चला जाता है उन्हें उनका गुणनखंड कहते हैं। अर्थात 50 से गुणनखंड क्या है? 1, 2, 5, 10, 25 और 50। लेकिन 13 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और 13। जिन संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या, और जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, 3, 4, 5, 6 या और भी ज़्यादा, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्याओं को कहानी के माध्यम से समझाने के लिए एक मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, इसी चैनल पर आप उसे देख सकते हैं। यहाँ मैं अब संक्षेप में समझा देता हूँ। कोई नंबर भाज्य है या अभाज्य, इसे समझने के लिए हम नंबर को लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है, समझ में आ जाएगा इतने से। अब देखिए, 1 में किससे किससे भाग जाएगा? तो 1 में केवल 1 से भाग जाएगा। 2 में किन किन नंबर से भाग जाएगा? 1 और 2 से, अर्थात 2 के 2 गुणनखंड हुए। 3 में किससे किससे भाग जाएगा? 1 और 3 से। 4 में किससे भाग जाएगा? 1 से, 2 से और 4 से। 5 में 1 और 5 से भाग जाएगा। 6 में 1, 2, 3 और 6 से। 7 में 1 और 7 से। 8 में 1, 2, 4 और खुद 8 से। 9 में 1 से, 3 से और 9 से। 10 में 1, 2, 5 और स्वयं 10 से। 11 में 1 से और 11 से, बाकी आप खुद बना लेंगे, समझ लेंगे। अब देखिए, ये 1, 2, 3, 4 ये जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव किसका हो रहा है? इलेक्शन किसका हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम नंबर यानी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। ये लोग प्रत्याशी हैं। 1 के कितने पैर हैं? तो 1 पैर है। 2 के कितने पैर हैं? 2 पैर हैं। 3 के 2 पैर हैं। 4 के 1, 2, 3 पैर हैं। 5 के आप देख रहे हैं कि 2 पैर हैं। इस तरह से आप पैरों की संख्या को गिन सकते हैं। अब आप एक बार में बताइए कि प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? 1 पैर वाला, 2 पैर वाला या 3, 4, 5 पैर वाले? बिल्कुल आपने सही कहा कि 2 पैर वाला प्रधानमंत्री ही अच्छा होगा। तो जितने के 2-2 पैर हैं वो सब क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। देखिए, 1, 3, 5, 7 के बाद 11 के बाद ऐसे 13 आएगा। अर्थात जिनके 2-2 गुणनखंड हैं वो प्राइम नंबर्स अर्थात अभाज्य संख्याएं हैं, और जिनके 2 से ज़्यादा पैर हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, इस तरह के नंबर जो हैं ये क्या हो जाएंगे? भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। लाल वृत्त में जो नंबर हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं, और काले चतुर्भुज में जो हैं वो भाज्य संख्याएं हैं। अब एक को थोड़ा देखा जाए। ये न तो भाज्य में ही आ रहा है और न ही अभाज्य में ही आ रहा है। नोट कर लीजिएगा, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 2 को ध्यान से देखिए, 2 अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है। सम संख्या चेक करने का नियम है कि 2 से भाग जाता है कि नहीं, और अभाज्य संख्या चेक करने का नियम है
कि उसके कितने गुणनखंड हैं। एक 2 इकलौता नंबर है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बहुविकल्पी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 4 को देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 9 को थोड़ा ध्यान से देखिए, 9 विषम भी है और भाज्य भी है, इसके 3 गुणनखंड हैं। आइए भाज्य और अभाज्य पर कुछ और बातें आपको मैं नोट करवा देता हूं। 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनको मैंने अलग अलग वर्गीकृत कर दिया है। 1 से 10 के बीच में कुल 4 प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2, 3, 5, 7। 10 और 20 के बीच में भी 4 होती हैं। 20 और 30 के बीच में 2 होती हैं। 30 और 40 के बीच में 31 और 37, ये 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 40 और 50 के बीच में 41, 43 और 47, ये 3 अभाज्य संख्याएं हैं। 50 और 60 के बीच में 2, 60, 70 के बीच में भी 2, 70 और 80 के बीच में ये 3 अभाज्य संख्याएं। 80 और 90 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं और 90 और 100 के बीच में सिर्फ 1 अभाज्य संख्या 97 है। इनको जोड़ेंगे तो योग जो है टोटल 25 आएगा। परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग होगा, या 30 और 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। वहाँ यदि याद कर करके लिखने लगेंगे तो हो सकता है कि गलत हो जाए। तो इस क्रम को याद रखते हैं। याद करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जो परीक्षा के दौरान आपका काम आसान कर देता है। क्या करेंगे, हम लिखेंगे, देखिए 4, 4, 2, 2, इस तरह से लिखेंगे 44, उसका आधा करेंगे 22, फिर लिखेंगे 32, उसको पलट देंगे 23 और लास्ट में 21। ये जो नंबर है ये क्रम से बता रहे हैं कि 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं, 10 से 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं, 20 और 30 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं हैं, और इस तरह से आगे का आप समझ लीजिएगा। 44, 22, 32, 23, 21, बड़ा आसान है याद करना। अब यदि पूछा जाए कि 20 और 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमें क्या करना है, 2 + 2 + 3, यानी कि कुल 7 अभाज्य संख्याएं इस रेंज में हैं। तो इस तरह के कोई भी प्रश्न अगर आते हैं तो आप आसानी से हल कर लेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग इन संख्याओं पर आधारित सवालों को हल करना समझेंगे। चैनल से बने रहिएगा, अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताइएगा। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।